जय हिंद साथियों। मैं दीप सिंह, फाउंडर मेंबर और नेशनल काउंसिल मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। तो आज एक दफ़ा फिर आपसे बात होगी। कोई भी अगली बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि जैसा आपने सुना 2 दिन पहले बदकिस्मती से एक एनकाउंटर में हंदवाड़ा कश्मीर में हमारे फ़ौज के 2 ऑफिसर, 2 जवान और एक जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर वो शहीद हो गए। बड़े दुख की बात है, सारा देश इस पर मातम मनाता है, हम भी अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। इससे पहले भी 15 दिन पहले भी आपने सुना होगा जो बॉर्डर पे जो कमांडो फोर्स के 4-5 लोग उसमें भी शहीद हो गए थे बैटल में, तो उनके लिए भी हमारी श्रद्धांजलि है। अब देखना ये है साथियों, ये श्रद्धांजलियों का सिलसिला ये कब तक जारी रहेगा। ये पिछले 30 साल से चल रहा है। 30 सालों में अगर आप देखें तो हज़ारों में हमारे मिलिट्री, पुलिस, पैरामिलिट्री के नौजवान इस मिलिटेंसी में शहीद हो चुके हैं। और इसके साथ साथ हमारी जम्मू कश्मीर का जो यूथ, जो एक कीमती सरमाया होता है नेशन का, वो भी 70,000 से ऊपर तादाद बताई जाती है। कोई ऑफिशियल नंबर तो नहीं है, लेकिन 70,000 से ऊपर की तादाद बताई जाती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी तादाद होती है। तो देखना ये है साथियों, हम जम्मू कश्मीर के शहरी हैं, हम सीधे तौर पर इससे मुतासिर हैं, एग्रीव्ड हैं। तो ठीक है, हमारी फ़ौज ने, हमारी पुलिस ने, हमारी पैरामिलिट्री के लोगों ने अपनी डेडिकेशन से मुल्क की सालमियत को बचा के रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन साथ ही साथ क्या ज़रूरी नहीं है, हम लोग ये नहीं जानना चाहेंगे कि इसके पीछे की रीज़न्स क्या हैं, मिलिटेंसी शुरू क्यों हुई, मिलिटेंसी प्रमोट कैसे हुई, मिलिटेंसी का ये स्टेज कैसे आया और कब आया, ये जानना ज़रूरी है। बहुत सी चीज़ों का पता होने के बाद भी अक्सर लोग भूल जाते हैं। 30 साल का अरसा बहुत ज़्यादा होता है। उसमें साथियों हमारा जो आज का मीडिया है अच्छा होता, ये ईमानदार होता, ये साथ ही साथ इसकी बैकग्राउंड भी बताता, ताकि ये जो आज की रूलिंग क्लास है, आज की एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है, इसको भी अपनी गलतियां सुधारने की कोई अकल आ जाती, लोगों को भी समझ आ जाती, हमारे यूथ को भी समझ आ जाती। मगर ऐसा हुआ नहीं। अब क्या है, अगर आप इस मिलिटेंसी की जो रीज़न्स तलाशने पे हम बात करें तो बहुत सी रीज़न्स हैं साथियों। बड़ी मेन रीज़न ये बताई जाती है कि ये अक्रॉस द बॉर्डर टेररिज्म प्रमोट किया गया, उसकी वजह से ये सारी सिचुएशन बनी। अब अक्रॉस द बॉर्डर टेररिज्म प्रमोट कैसे हुआ, कब हुआ? आपको याद होगा जब 1971 में इंडो पाक वार में बांग्लादेश वजूद में आया तो ये पाकिस्तान का एक हिस्सा टूट गया। बहुत बड़ी बात थी पाकिस्तान के लिए। हमारे दिल्ली में बैठे हुए लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने जश्न तो मनाए, हमारे बीजेपी के जो लोग थे उस वक्त वो भी उस जश्न में शामिल रहे। लेकिन इन लोगों को ये समझ नहीं आई कि हमने अगर किसी देश को तोड़ा है, उसका बदले में जवाब क्या हो सकता है और कहाँ हो सकता है। तो साथियों, जैसा कि उम्मीद थी वही हुआ। जम्मू कश्मीर एक सेफ़ टारगेट था पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की एजेंसी के लिए। तो अंदर के हालात 71 की लड़ाई के बाद क्या होते हैं, अंदर किस तरह से एक ग्राउंड फ्राहम करी गई, प्रोवाइड करी गई फॉरेन एजेंसीज़ को हमारे नौजवान को बहकाने के लिए, प्रोवोकेट करने के लिए, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। आप जानते हैं कि 1987 में जब असेंबली इलेक्शन हुई, यहाँ MUF मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के नाम से एक ग्रुप बना था कश्मीर में। वो कम से कम 16-18 सीटें जीत रहा था। तो उस वक्त के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग थे
उन्होंने पुलिस के डंडे से ज़ोर से, अपनी पावर के ज़ोर से उन लोगों को हारा हुआ डिक्लेयर किया गया और अपने लोगों को जिताया गया। वो एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर देखा जाता है टुवर्ड्स द मिलिटेंसी। वो मिलिटेंसी की शुरुआत वहाँ से एक स्पीड पकड़ी उसने। उसके बाद में जिस तरीके से हमारे वैली में से हमारी जो माइग्रेशन हुई, जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से माइग्रेशन हुई बदकिस्मती से, वो भी एक दुखदायक पहलू है। जिस तरीके से बाद में लगातार आज तक तमाशे होते रहे ये पॉपुलर गवर्नमेंट्स के नाम पर, कभी ये पॉपुलर गवर्नमेंट एनसी कांग्रेस की बनी, कभी ये पॉपुलर गवर्नमेंट पीडीपी कांग्रेस की बनी, कभी पीडीपी बीजेपी की बनी। इन पॉपुलर गवर्नमेंट्स के नाम पर, डेमोक्रेसी के नाम पर क्या लूट हुई, क्या ठगी हुई, किस तरीके से एक दूसरे के डेवलपमेंट शेयर छीने गए, किस तरीके से एक दूसरे के नौकरी के हिस्से छीने गए, किस तरीके से हमारे यूथ को वाइवा के नाम पर, इंटरव्यू के नाम पर ठगा गया, किस तरीके से उसको निराशा में धकेला गया, किस तरीके से ये सारी बद इंतज़ामी ने एक ऐसा माहौल खड़ा किया जिसमें कोई भी पाकिस्तान की एजेंसी, क्या कोई भी एजेंसी अगर आ जाती वो आसानी से इस माहौल को अपनी तरफ माइल कर सकती थी। तो वो ऐसा ही हुआ। अब साथियों, आप वहाँ तो कश्मीर में, कश्मीर वैली में एक तरह की दुहाई दी जा रही है। अब हम जम्मू की बात करें, जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जो हैं, यहाँ मिलिटेंसी नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ की सच्चाई ये है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हम देख रहे हैं पिछले 40 साल में तकरीबन कुछ 30 लोग होंगे जो मैं देख रहा हूँ, वही घूम घूम के पुलिस थानों में एसएचओ लगते हैं। जैसे पुलिस 30 लोगों तक सिकुड़ के रह गई है। क्या पुलिस में अच्छे ऑफिसर नहीं हैं? सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर रैंक के बड़े हज़ारों लोग, कॉम्पिटेंट लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, लेकिन ईमानदारों को नज़दीक फटकने कोई नहीं देना चाहता। उसका रिज़ल्ट ये है, ये लोग गिने चुने लोग जो ऊपर एमएलए का, मिनिस्टर का चहेता है, जो लोटी करने वाला एक्सपर्ट है, उसको थाने में लगाया जाता है। उसका रिज़ल्ट ये होता है साथियों, आज हमारे इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में भी ईमानदारी से बात करी जाए तो एक आम शहरी जो है वो थाने जाने से, पुलिस स्टेशन जाने से पहले 10 दफ़ा सोचता है, डरता है। उसके अंदर डर है कि मैं अकेला जाऊंगा, पता नहीं क्या क्या फेस करना पड़ेगा मुझे। इसी तरह हमारे यहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में एक पटवारी है जिसके साथ वास्ता एक आम देहाती को, किसान को, एक शहरी को पड़ा रहता है। वो पटवारी क्या है, अगर उसके पास किसी को काम पड़ जाता है तो उस शरीफ आदमी को कम से कम 5,000 का बंदोबस्त भी करना है और कम से कम 5 दिन रोज़ के 3-4 घंटे उसके पीछे धक्के खाने के लिए भी स्पेयर करने हैं। अगर ये इंतज़ाम हो जाता है तो फिर वो पटवारी की तरफ मुँह करेगा, अदरवाइज़ वो महीना इंतज़ार करेगा, 3-3 महीने इंतज़ार कर सकता है। इसी तरह नायब तहसीलदार के पास जाना हो, नायब तहसीलदार के पास वो करप्शन का रेट भी 10,000 हो जाता है और जो दिनों का सिलसिला है धक्के खाने वाला वो भी 1 हफ्ते से ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह साथियों तहसीलदार का है, तहसीलदार के पास भी कम से कम 20,000 जेब में रखेगा और 1 महीना धक्के खाने का प्रोग्राम बना के जाएगा तब वो जा सकता है। तो साथियों ये आपको मानना पड़ेगा 80% जो हमारी पॉपुलेशन के जो मसले हैं, जो इश्यूज़ हैं, डे टू डे इश्यूज़ हैं, वो एसडीएम लेवल तक ही महदूद है। एसडीएम लेवल तक ये हालत है जो मैं आपसे बयान कर रहा हूँ। दूसरी तरफ हमारे सेक्रेटेरिएट में जाके देखें, कोई स्टूडेंट्स के लिए मिलने का कोई अलग से कोई टाइम नहीं है। किसी लेडीज़, किसी औरत को मिलना है किसी से, उसके लिए कोई अलग टाइम नहीं है। किसी किसान के लिए किसी थाने में अलग से टाइम नहीं है। किसी तहसीलदार के पास, डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के पास टाइम नहीं है। अलग से टाइम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं समझी जाती, क्योंकि किसान तो पागल है, वो अनपढ़ है, वो आके पूरा दिन डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में धक्के खा के उसको जाना है वापस। ये हमारी पब्लिक सर्विस गारंटी नाम की ठगी उमर अब्दुल्ला सरकार ने बनाई, उसको आज कचरे में पड़ी हुई है वो चीज़। अकाउंटेबिलिटी कमीशन बना, उसकी दुर्दशा कैसी करी गई। अकाउंटेबिलिटी के नाम से करंट लग गई इन लोगों को, इन बड़े ऐवानों में बैठे हुए लोगों को।
इन्होंने उसका भट्ठा बैठा के छोड़ा। जो उसका नाम चल रहा था वो भी अच्छा हुआ कि ये अब जो राष्ट्रवादियों ने, जो तथाकथित राष्ट्रवादियों ने यहाँ आके वो कमीशन सारे बंद किए। वो वैसे भी इनफेक्टिव थे, वो वैसे वाइट एलिफेंट बन के रह गए थे। दूसरी तरफ साथियों देखें, ये हालत है ग्राउंड लेवल पर यहाँ। अब देखें ये जो गवर्नर यहाँ बीजेपी ने, ये लोग पहले शोर मचाते थे कि 370 का मज़ा लेके 370 का स्पेशल स्टेटस की वजह से यहाँ लूट हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। फिर यहाँ इन्होंने अपने गवर्नर को भेजा सत्यपाल मलिक को। सत्यपाल मलिक ने क्या काम किया वो सबके सामने है। वो सिर्फ बातें करी, बातों के सिवा कुछ नहीं, और अपने पर्सनल इंटरेस्ट खूब वाच किए, जिसकी खबर दूर दूर तक अभी तक बाहर नहीं निकल रही है। वो यहाँ आरटीआई कमीशन एक्टिवेट होगा तो शायद वो भी बाहर आ जाए। दूसरी तरफ उन्होंने किस तरह से यहाँ आके झूठ बोला लोगों से कि 370 के बारे में कोई ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा ठीक ठाक है। फिर चुपके से एब्रोगेशन के ऊपर पेपर साइन रिकमेंड करके दिल्ली भेज देते हैं वो लोग। फिर उन्होंने बाद में जेके बैंक की रिक्रूटमेंट स्कैम के ऊपर उनकी स्टेटमेंट्स वो क्या थी वो आपके सामने है। जिस तरीके से हमारे यूथ को आज भी इंटरव्यू के नाम पर ठगा जा रहा है, अब डोमिसाइल के नाम पर उसको एक और नए अंधेरे में धकेलने का काम हो रहा है। अब साथियों ये सारी चीज़ें जो हैं ये ज़मीनी लेवल पर अफरा तफरी के सिवा कुछ नहीं फैलाएंगी। जब ज़मीनी लेवल पर अफरा तफरी होगी, ये मायूसी होगी, बेचैनी होगी, तो तब कोई बड़ी बात ऊपरले लेवल पर नहीं देखी जा सकती। हमारे नेशनल लेवल पर हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे वहाँ भी झूठ का कारोबार दबा के चल रहा है। हमारे प्रधान सेवक जाते हैं वहाँ यूएसए में, वहाँ हाथ हिला के कहते हैं ऑल इज़ राइट, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, सब अच्छा है। फिर जब यूएसए वाले यहाँ आते हैं अहमदाबाद में, तो उनको सब अच्छा छुपाने के लिए दीवार चढ़ानी पड़ती है। अब एक तरफ चुपके से हज़ारों करोड़ उन चोरों को माफ़ कर दिया जाता है, दूसरी तरफ गरीबों को धक्के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये सारी चीज़ें क्या है, नेशनल लेवल ये है, स्टेट लेवल ये है, ग्राउंड लेवल ये है। ऐसी सिचुएशन में हम अच्छे की उम्मीद करें तो कैसे करें, ये हमें सोचना होगा। ये हमें सबको मिल के इसके ख़िलाफ़, इन चीज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी होगी, ताकि जब तक हमारी ये ग्राउंड सिचुएशन ठीक नहीं होगी, तब तक हमारे ये जो फ़ौज के लोग हैं, ये पुलिस के लोग हैं, ये फ्रंट लाइन पे इसी तरह ये सिलसिला बदकिस्मती से चलने वाला है। और ये दुख के सिवा हमें कुछ नहीं देगा, मायूसी के सिवा कुछ नहीं देगा। बहुत बहुत शुक्रिया।